हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट कम क्यों हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या नहीं करना चाहिए। अगर घर में किसी को डेंगू का बुखार हो गया है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली के अलावा और कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब बुखार की दवाइयों की वजह से प्लेटलेट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट और कम हो सकती है। नंबर 2, डेंगू के बुखार में स्टीरॉयड का, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, तो अननेसेसरी उसको देके मरीज़ के ऊपर आप साइड इफ़ेक्ट का प्रेशर मत डालिए और अननेसेसरी अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है तो ज़रूरत अनुसार उनको क्या ज़रूरत, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत रहेगी, ये डिसीज़न आप अपने डॉक्टर को ही लेने दीजिए, क्योंकि आप उनके ऊपर भरोसा करके गए हैं तो अपने भरोसे को मेंटेन कीजिए। इधर उधर की बातें सुन के उस भरोसे को डगमगाइए मत। अगली बात, जब भी अगर किसी को डेंगू का बुखार हो जाता है घर में, तो उसको और मच्छर नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो नया मच्छर काटेगा उसके अंदर डेंगू का वायरस पहले ना हो, लेकिन मरीज़ को काटने के बाद वो मच्छर इन्फेक्ट हो जाए और आपके आसपास, और हो सकता है आपके घर के मेंबर को ही इन्फेक्ट कर डाले। अगली बात ये कि जब भी किसी को डेंगू की वजह से बुखार होता है तो हमारी आम धारणा ये होती है कि बुखार उतर गया है, अब तो मरीज़ खतरे से बाहर है, अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डेंगू में जो ख़तरनाक वाला जो डेंगू होता है वो बेसिकली बुखार जब उतर रहा होता है तब ज़्यादा अपने रूप दिखाता है। तो इसलिए अगर मरीज़ का बुखार उतर रहा है या उतर चुका है तो आपको 48 से 72 घंटे तक बहुत सचेत रहने की ज़रूरत होगी। अगर किसी भी तरह का हाई रिस्क सिम्टम आप नोटिस कर रहे हैं, पेट में दर्द होना या किसी तरह की ब्लीडिंग होना मुंह से, नाक से या मसूड़ों से, या फिर शरीर पे किसी तरह के चकत्ते बनना, नील पड़ना, ये सब तरह के आप लक्षण नज़र आपको आते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत रहेगी। अगली बात बहुत अहम है, डेंगू के हर एक मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप डॉक्टर पे, हॉस्पिटल पे, ख़ास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे किसी भी तरह का प्रेशर मत बनाइए कि एडमिट कीजिए। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको एडमिशन के बारे में प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उनको लगता है कि इनको घर पे ही मैनेज किया जा सकता है तो प्लीज़ उनकी बात को फॉलो कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए भी है और सोसाइटी के बाकी लोगों के लिए भी है। अब बात करते हैं कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट कम क्यों हो जाती है। आपको जान के अचरज होगा कि सभी वायरल बुखार में प्लेटलेट थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन डेंगू का जो मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। इस वायरस का हम पे अटैक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें प्लेटलेट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक ये सोचा जाता था कि हमारे शरीर में जब वायरस एंटर करता है तो वो अलग तरह की कोशिकाओं को अटैक करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर हमको ज़्यादा बीमार करता है। लेकिन अब जिस तरह की रिसर्च सामने आ रही है, डेंगू का वायरस जैसे ही मच्छर किसी को काटता है, मच्छर के ज़रिए वायरस खून में चला जाता है, उसके बाद वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है और ये शुरुआती दौर में ही प्लेटलेट पे अटैक करना शुरू कर देता है। यानी कि एक तरह से प्लेटलेट को हाईजैक कर लेता है और जितनी भी जो प्लेटलेट अवेलेबल होती है उनको वो डैमेज करना शुरू कर देता है, उनके ऊपर चिपक जाता है। और ऐसा करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इम्यून सिस्टम इस वायरस को मारने के लिए आता है। वो खोजता है कि वायरस कहाँ कहाँ छिपा हुआ है, और इस दौड़ में हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये पहचान ही नहीं पाता कि जो इन्फेक्टेड प्लेटलेट है, यानी कि जिसके ऊपर वायरस ने अपना कब्जा बना रखा है, वो कौन सी है और नॉर्मल कौन सी है, और इम्यून सिस्टम दोनों को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाती है। वायरस यहीं नहीं रुकता है, वायरस हमारी बोन मैरो जहाँ से प्लेटलेट निकलती है, जहाँ पर प्लेटलेट बनती है, उसको भी ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि तू और प्लेटलेट मत बना। तो बोन मैरो से प्लेटलेट बन नहीं रही है और खून के अंदर जो प्लेटलेट पहले से बनी हुई है उनको ये डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इस तरीके से प्लेटलेट कम हो जाती है। वायरस इतना ज़्यादा हाईजैक कर लेता है सिस्टम को कि प्लेटलेट को मजबूत करता है NS1 एंटीजन बनाने के लिए। अब जो है लाइट चली गई है और लाइट जो है बड़ी समस्या बन गई है। ओके,
हर बार वीडियो में कुछ न कुछ। और वायरस यहाँ पर नहीं रुकता है, NS1 एंटीजन बनाने के लिए मजबूर करता है हमारी प्लेटलेट को, और जब प्लेटलेट NS1 एंटीजन बनाती है तो इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये NS1 एंटीजन वही है जो हम लोग डेंगू का टेस्ट करने के लिए जिसको चेक करते हैं कि अगर खून में NS1 एंटीजन है, इसका मतलब है कि डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है। ये तो हो गई बात कि डेंगू में प्लेटलेट कम कैसे होती है। अगर आप इस रिलेटेड ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये किस तरह से काम करता है, डेंगू में और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, डेंगू का मच्छर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में क्या चल रहा होता है जब डेंगू होता है, जो एक कॉमन मैन को पता होना चाहिए ताकि वो सही वाइज डिसीज़न ले सके, तो आप इस वेबसाइट पे जाके इस आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं www.healthkibaat.com। जैसे कि मन की बात होती है तो मैं इस पे हेल्थ की बात करता हूँ, और ताकि आम पब्लिक के लैंग्वेज में, ताकि उनको बातें समझ में आए, तो www.healthkibaat.com। तो अब बात करते हैं कि अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो क्या करना है। देखिए 2009 में WHO ने बहुत ही क्लियरली कहा था कि प्लेटलेट चढ़ाने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी आउटपुट नहीं मिल रही है मरीज़ों में, तो इसलिए प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये गाइडलाइन दी थी, लेकिन उस दौरान तक भी बहुत अच्छे पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं थे। लेकिन लगभग 2017 के करीब अडेप्ट करके एक स्टडी हुई थी, अगर मुझे साल अच्छे से याद है तो 2017 में एक अडेप्ट करके एक स्टडी हुई थी जो सिंगापुर में कई लोगों ने, कई रिसर्चर ने मिलके काम किया था, और उसमें ये पाया गया कि अगर उन्होंने लगभग 450 के करीब मरीज़ों को स्टडी किया था, और ये पाया कि सिर्फ 5% के करीब ही ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर जो है आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद में अब हमारी जो कंट्री की, इंडिया की जो गाइडलाइन है, CDC अटलांटा अमेरिका की जो गाइडलाइन है, वो क्लियरली कहती है कि प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्लेटलेट के बजाय हम लोग होल ब्लड या RBC का जो पैकेज आता है, हम बेसिकली वो लगाते हैं। तो प्लेटलेट लगाने के लिए अभी रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट कम हो गई है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हमारी नेशनल गाइडलाइन तो अभी जैसे कोरोना को ध्यान में रखते हुए डेंगू के बारे में गाइडलाइन दी है, उसमें क्लियरली लिखा है कि प्लेटलेट की चढ़ाने से हमको कोई ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं होता, मरीज़ के ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। और ज़रूरी नहीं है, अभी तो ये गाइडलाइन हो गई, इससे पहले भी ये ज़रूरी नहीं था कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत होगी ही होगी। अगर प्लेटलेट काउंट पहले बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता था और साथ में अगर ब्लीडिंग वगैरह की इस तरह की भी चीज़ें होती थी, तभी लोग प्लेटलेट लगाते थे। लेकिन आम जनता एक होड़ में लग जाती है कि प्लेटलेट लगवाना चाहिए, प्लेटलेट लगवाना चाहिए, तो वो सही नहीं है। लेकिन ये गाइडलाइन है और आम सभी लोगों के लिए बनाई जाती है। एक इंडिविजुअल पेशेंट कैसा होता है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर को बेस्ट पता होता है, तो आप उनकी बात आपको माननी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं और उसी अकॉर्डिंगली आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। देखिए लिक्विड डाइट बहुत ज़रूरी है, और ORS काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ORS में काफ़ी सारे जो एक बैलेंस्ड जो मिनरल्स होते हैं जो आपके पेशेंट के लिए काफ़ी सही रहेंगे। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, और अगर किसी भी तरह का कोई सीरियस लक्षण नज़र आता है तो आपको फिर उसके लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी। पपाया लीव्स है या फिर जो आप काढ़ा पीते हैं घर पे, आप पीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक मॉडरेशन में पीना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस और कई तरह की प्रॉब्लम होगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर नहीं है। आप मॉडरेट अमाउंट में पीजिए, और उसको बेसिकली इतना गर्म मत पीजिए कि आपको और दिक्कतें होने लग जाए। तो ये था आज के वीडियो में। मुझे लगता है कि मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने के बारे में ज़रूर सोचिए, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट्स में हमको ये बताइए कि इस वीडियो में ये चीज़ें और ऐड हो सकती थी, तो हम आगे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और उसका जो बेल आइकन दबाना अपने आप में एक मोटिवेशन है। क्योंकि जब वीडियो डालते हैं, लोग देखते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो लगता है कि हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं,
ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। और हमारा जो बेसिक पर्पज़ है कि जो साइंस है वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर इंसान तक पहुँचे, हर इंडियन और जो भी हमको समझ सकता है हर उस इंसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए। साइंस को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लोगों को समझ आना चाहिए, तभी लोग वाइज और समझदारी वाले डिसीजन लेंगे और तभी लोग हेल्दी रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।